दोस्तों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 के तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा प्रश्न है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में हमें दो पक्ष दिया हुआ रहता है, एक बराबर से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और बराबर के बाद राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। हमें लेफ्ट हैंड साइड से चलकर राइट हैंड साइड में जो दिया रहता है वो सिद्ध करना होता है। तो आइए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड दिया है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जहाँ जहाँ tan थीटा और कॉट थीटा है इसे sin थीटा और cos थीटा के पद में लिख लेना है। तो यहाँ है tan थीटा, तो देखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा और cos थीटा के पद में क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यानी cot थीटा जो होता है यह sin थीटा का अपोजिट होता है। sin थीटा बटा cos थीटा ये होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा के जगह पे sin थीटा बटा cos थीटा, ये बटा है तो यहाँ भी बटा लगाएंगे। इसके बाद है 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद यहाँ भी कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये बटा है इसलिए यहाँ भी बटा देंगे। इसके बाद है 1 माइनस tan थीटा, तो 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। tan थीटा के जगह पे हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 मान लेते हैं। और यहाँ साइन थीटा बटा cos थीटा है तो इसे जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा cos थीटा, बटा है तो बटा दे देते हैं। इसके बाद नीचे क्या करना है, बटा का घटाव बनाना है। तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। और साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 आएगा, और कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। जैसे इधर किए हैं वैसे ही इधर भी करना है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बटा है तो बटा दे देंगे। इसके बाद यहाँ भी बटा का घटाव बनाना है तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा में 1 से भाग देंगे तो कॉस थीटा आएगा, और जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे। कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो 1 आएगा, और साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। इसके बाद ये जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, गुना का चिन्ह दे देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद जैसे ये है वैसे ही लिख लेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ ये क्रॉस नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे कि ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे। तो साइन थीटा में जब साइन थीटा से गुना करते हैं तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा 2 बार है। साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे है कॉस थीटा, इसको इंटू में करके लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें यहाँ बटा का जोड़ बनाना है। तो बटा का जोड़ बनाने के लिए हमें हर का एलसीएम लेना होता है, लेकिन हमारे साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पहले साइन थीटा है जो कि प्लस में है, और यहाँ साइन थीटा है जो कि माइनस में है, वो भी बाद में है, क्योंकि पहले यहाँ कॉस थीटा है और कॉस थीटा यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तब हमें क्या करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के पद में इसे भी लिखना है। अक्सर बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, आइए मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भी हमें क्या करना है कि पहले साइन थीटा के पद में लिखना है। तो ये है माइनस का साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, साइन थीटा। माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ था और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, लेकिन इसके साथ बाहर में क्या है, माइनस है, और माइनस यहाँ है, और माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है। तो माइनस हम यहाँ लगा देंगे और जैसे ए है वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और इसको चेंज करके लिख देंगे तो ये पहले आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ बटा का घटाव बनाना है। तो बटा का घटाव बनाने के लिए हमें हर का एलसीएम लेना है। तो आइए एलसीएम लेते हैं। कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अंदर में चूंकि ये दोनों एक जैसा है तो एक ही लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें इसमें इससे भाग देना है, तो आइए भाग देते हैं। हमें भाग देना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें भाग देना था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसका मतलब है कि इससे यह कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है। तो साइन थीटा जो बच रहा है उसका गुना ऊपर से हो जाएगा। तो जब स्क्वायर में जब हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे। अब हमें इतना में इतना से भाग देना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का गुना क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में हो जाएगा। तो यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तब हमें क्या करना है कि इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है, ए और इसको मानना है बी, और बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है कि ए का मान क्या है, साइन थीटा है, और बी का मान है कॉस थीटा। यानी ए बराबर है आपका साइन थीटा और बी बराबर है कॉस थीटा। तो पहले है ए माइनस बी और ए का मान है साइन थीटा और बी का मान है कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद कह रहा है ए का स्क्वायर, तो कर देंगे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस ए बी है तो ए का मान साइन थीटा और बी का मान कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब हम क्या करते हैं कि 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लेते हैं और इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है तो प्लस का चिन्ह, इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा एक मरतबे। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा और इंटू है इसलिए यहाँ भी हम इंटू का चिन्ह देंगे और इसके बाद क्या है 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1 मरतबे कटा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1 और हमें सिद्ध करना था एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तब हम इसको लिख सकते हैं एक को पहले लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, इसके बाद सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ ये वीडियो कक्षा 7, 8, 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग 2 त्रिभुज देख सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस दूसरे भुजा की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमें अगर पता करना हो कि ये वाली जो तीसरी वाली भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग इसको पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और उसका यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे ये दूसरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए इस भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इस वाली भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अगर हमें पता करना हो कि इस तीसरे वाली भुजा की लंबाई कितना है तो हम इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं।
अगर आप इस प्रकार के सवालों को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पाइथागोरस प्रमेय के सवालों को हल करने के ऊपर पूरे यूट्यूब पर सबसे सिंपल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के सवालों को हल करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। चाहे आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब भी आपको तीसरी भुजा निकालना रहेगा तो आप इतना याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय तभी हम लगा पाएंगे जब हमें एक कोण 90 अंश का दिया हो, त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का दिया हो, ठीक है ना। तो देखिए, ये 90 अंश का कोण बना हुआ है यहाँ पे। देखिए 90 अंश का यहाँ पे अगर 90 अंश नहीं लिखा है तो केवल अगर इस तरह से बना है ये, तो आप समझ लीजिएगा कि 90 अंश का कोण ये है, क्योंकि 90 अंश कोण को दिखाने का ये तरीका होता है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से जब भी आपको भुजा की लंबाई निकालना रहेगा तो आपको दो भुजा दे दिया रहेगा। जैसे देखिए, इसमें ये भुजा और ये भुजा दिया है, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमेशा दो भुजा दिया रहेगा, हमें तीसरा वाला भुजा निकालना रहता है, ठीक है। तो हमें इसमें इस भुजा को निकालना है कि ये कितना लंबा है, तो इसको हम x मान लेंगे, यानी कि जो हमें ज्ञात करना रहेगा उसको हम x मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 90 अंश के साथ कौन सी दो भुजा लगा है, ये दोनों भुजा लगा है, ठीक है ना। तो हम इनको सबसे पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 6, और सबसे लास्ट में इस तीसरी भुजा को लिखना है, यानी कि हमें इसी क्रम में ऐसे लिख लेना है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ केवल उसी तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को लगा लेंगे। बस मैं जैसे बता रहा हूँ केवल आप उसे देखिए और बिल्कुल वैसे ही आप लोग सवालों को हल करिएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि ये 90 अंश का कोण है और इसके साथ ये वाली दोनों भुजा है सटा हुआ इसके साथ, तो मैंने इन दोनों को लिखा और सबसे अंत में इस वाली को लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी पर दो दो घात लगा देंगे कुछ इस तरह से, x पर 2 घात, 6 पर 2 घात, इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस करेंगे, यहाँ पे बीच में बराबर करेंगे। ऐसा आपको हर एक सवाल में करना है। तो जब आप लोग इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए 6 पर 2 घात लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 36 हम इसको बोल सकते हैं। 6 पर 2 घात का मतलब हो गया 6 का हम 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे ऊपर 2 है ना, तो हम 6 का 2 बार गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम 6 का 3 बार गुणा करते हैं। यानी कि अगर 6 पर 2 घात कहीं लिखा है तो समझिए कि वो 36 लिखा है। वैसे ही अगर 9 पर 2 घात कहीं लिखा है तो 9 गुणा 9 9 81, यानी कि समझिएगा वो 81 लिखा है। अगर कहीं पे लिखा है 12 पर 2 घात, मतलब क्या कि 12 का हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये 144 आता है, तो हम यहाँ पे 144 लिख लेते हैं। यानी कि ध्यान से अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यानी कि 36 को लिखने का ये दूसरा तरीका है। ये भी 36 ही लिखा है, बस हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि ये 36 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका ये अलग है। ये पूरा 81 ही लिखा है, ये पूरा 144 ही लिखा है। यानी कि जब भी हम लोग सवालों को हल करेंगे अगर इतना आ गया तो हम 36 वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 36 है, ये भी 36 है, भाई सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा x पर 2 घात प्लस ये 6 पर 2 घात, ये क्या लिखा है, ये 36 ही तो लिखा है, तो इसको हटा करके हम 36 लिख सकते हैं। 10 पर 2 घात, यानी कि 10 पर 2 घात का मतलब क्या हुआ, 10 का 2 बार गुणा, यानी कि 100, तो ये 100 लिखा है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब जब आप इतना कर लेंगे तो आपका मेन काम ये रहेगा कि बराबर के एक तरफ एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए, तो बराबर के इधर एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए या फिर इधर, ठीक है। तो बराबर के इधर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इधर ही अकेला करेंगे, ठीक है ना। तो 36 को उधर भेजना पड़ेगा बराबर के, तभी तो अकेला होगा। तो 36 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -36। तो देखिए ये प्लस है, जब भी उधर भेजेंगे तो माइनस ही होगा, हमेशा इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये रूल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x पर 2 घात बराबर, अब 100 में से 36 घटा देंगे तो ये आपका आ जाता है 64। यानी कि देखिए जब भी आप लोग इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे तो एक तरफ एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरी तरफ कोई एक संख्या आ जाएगा, यहाँ तक हर कोई पहुँच जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसे आप लोग अब ध्यान से समझिएगा। हमें तो x का मान चाहिए तो ये 2 घात हटाना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 64। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 घात हटा दिया, इसमें देखिए मैंने हटा दिया,
तो हटाने के बाद यहाँ पे ये रूट लग जाता है। देखिए आप लोग यहाँ तक ध्यान से समझिएगा, इसके अगले स्टेप में आप लोग गलती ना करिएगा। देखिए मैंने 2 घात हटाया इस पर से, तो 2 घात हटाने के बाद यहाँ पे रूट लग गया, इसको रूट बोलते हैं, ये रूट हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग कैसे हल करते हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, क्योंकि हमें ये डिटेल में समझना है, क्योंकि इसी में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अभी जस्ट समझेंगे। पहले हम लोग एक और सवाल को हल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसी सवाल में थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे देखिए 90 अंश के साथ ये भुजा लगा है, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने इस भुजा को लिखा यहाँ पे, फिर 6 लिखा, फिर 10 लिखा। लेकिन अब 90 अंश के साथ ये दोनों भुजा लिखा है, तो मैं चाहूँ तो सबसे पहले 6 भी लिख सकता हूँ, फिर x लिख सकता हूँ। मतलब सबसे पहले 90 अंश के साथ जो दोनों भुजा लिखा है उन्हीं को लिखना है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में 90 अंश के सामने जो भुजा है उसको लिखना है। ठीक है ना। अब इनमें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 अंश के सामने जो भुजा है वो तो सबसे अंत में ही रहेगा। तो मान लीजिए अगर मैं इस तरह से हल करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? 2 घात लगा दूंगा, फिर यहाँ पे प्लस करूँगा, यहाँ पे बराबर। तो यहाँ पे 6 पर 2 घात ये 36 ही लिखा है, और ये हो जाएगा x², और 10 पर 2 घात ये 100 ही लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए बराबर के इधर x² अकेला करना है, तो 36 को उधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए इसके पहले कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं, मानेंगे नहीं, छुपा रहता है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -36। तो यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर 64। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हल करें या फिर इस तरह से, लास्ट में यही तो आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 12, हमें इसको बताना है। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण है, इसके साथ ये भुजा लगा है, ये भुजा लगा है, तो बस इनको लिखिए सबसे पहले। तो 12 लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं, और सबसे लास्ट में ये वाली इसको लिखेंगे, ये हो गया x। अब क्या करना है? 2 घात लगा देना है, शुरू में प्लस करना है, फिर यहाँ बीच में बराबर करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे 12 पर 2 घात लिखा है, तो ये कितना लिखा है? ये 144 लिखा है। 12 का 2 बार गुणा करेंगे यही आएगा। 9 पर 2 घात ये क्या लिखा है? ये 81 लिखा है, बराबर x²। अब देखिए मैंने आपको एक बात बोला था कि x² को बराबर के या तो इधर लिखते हैं अकेला करते हैं, या तो उधर अकेला करते हैं। तो इसमें देखिए बराबर के दूसरे और अकेला पहले से ही है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो 4 1 ये हो जाएगा 5, 8 4 12, और 1 ये 2, तो 225 बराबर हो गया x²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² इधर आ रहा है और इधर कोई संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी बीच में बराबर लगा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर के इधर जो ये सब लिखा है और बराबर के इधर जो लिखा है ये दोनों बराबर चीज़ है। तो जब दोनों बराबर चीज़ है तो इसको पहले इसको बाद में भी कर सकते हैं, फिर भी बराबर ही तो रहेगा। तो इसको पहले कर लीजिए और इसको बाद में कर लीजिए, इस तरह से। ठीक है ना। तो देखिए अब ये पीछे जैसा सवाल बन जाएगा जो हमने अभी लगाया है। हमें तो x का मान चाहिए, तो यहाँ पे x को अकेला कर दीजिए, यहाँ पे जो 2 है इसको हम इधर भेजेंगे, मतलब यहाँ से 2 हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कि अब हम लोग इसके बाद इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो अब से आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 6 पर 2 घात लिखा है, तो ये क्या लिखा है? ये 36 लिखा है। समझ में आ गया ना। ये 36 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका दूसरा है। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे अगर 64 लिखा है तो ये भी कोई ना कोई संख्या लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो आखिर ये कौन सी संख्या लिखा है वो हम कैसे पता करते हैं? तो अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, तो वो कैसे पता करेंगे? तो देखिए रूट के अंदर यहाँ 64 है ना, तो हम यहाँ पे 64 लिखेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है ना। तो यहाँ 64 को ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 संख्याओं को निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 2 बार है तो केवल 1 2 लिखिए, यानी कि जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लीजिए। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ से 1 2 लिखिए। यहाँ 2 बार है, 1 2 यहाँ लिखिए। अब हम लोग इन सब का गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि ये 8 लिखा है। ठीक है ना। बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये 8 ही लिखा है। बिल्कुल इसी तरह समझिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रूट में 81 लिखा है,
तो ये कौन सी संख्या लिखा है, तो ये पता करने के लिए बिल्कुल वही करिए। यहाँ पे हम 81 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 साते 21, 3 नवा 27, फिर ये कटेगा 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो देखिए 3 2 बार आया तो केवल 1 3 लिखिए, 3 2 बार आया तो केवल 1 3 लिखिए, फिर इनका गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक 9, यानी कि ये जो संख्या ये 9 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि रूट में 225 लिखा है, तो आखिर ये कौन सी संख्या लिखा है, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अगर आपको ये भी करना नहीं आता, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको ये भी करना नहीं आता है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करेंगे, ये 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 साते 21 और ये हो जाएगा 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 एकम 5। तो देखिए 3 2 बार आया तो केवल 1 3 ले लेंगे, 5 2 बार आया तो केवल 1 5 ले लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 3 5 15, यानी कि ये 15 ही लिखा है। ठीक है ना, यानी कि जब भी हम लोग सवालों को हल करेंगे तो अगर कहीं पर ये लिखा दिख जाए रूट में 225, तो उसके जगह पे हम 15 लिख सकते हैं। कहीं पर भी रूट 81 दिख जाए तो हम वहाँ पे 9 रख सकते हैं। ठीक है, और ये केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, पूरे गणित में आप किसी भी सवाल को हल करें, अगर रूट के अंदर 81 आ रहा है तो उसके अंदर हम 9 लिख सकते हैं, मतलब उसको हटा करके 9 वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर किसी सवाल में रूट में 64 आ रहा है तो इसको हटा करके वहाँ 8 लिख सकते हैं। कहीं सवाल में 6 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, तो हम इसको हटा करके पूरा 36 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ तो है। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे रूट के अंदर 360 आ गया, तो आखिर इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर क्या लिखेंगे, ये हमें ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले ऐसे 360 का भाज्य गुणनखंड करिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, और फिर 3 से कटेगा, नहीं 2 ही से कटेगा अभी भी, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 5 10। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 से कटेगा। अब देखिए 2 यहाँ 2 बार आया है तो केवल 1 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 2 बार आया है तो 1 3 ले लीजिए। देखिए 2 अकेला बच गया, यहाँ पे 5 अकेला बच गया, तो आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, और जो ये बचा हुआ है इनका भी गुणा कर लेना है। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, तो इसको रूट में लिखेंगे। देखिए इसको आपको ज़रूर समझना है। मान लीजिए रूट में 360 आ गया तो किसके बराबर लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो आया है संख्या इनका गुणा कर लेंगे, और जो बचा हुआ है जिनका जोड़ा नहीं मिल रहा है उनका भी गुणा करेंगे, लेकिन रूट के अंदर लिखेंगे। यानी कि ये संख्या जो है ना इतना है। देखिए ये भी संख्या ही होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जब भी सवाल हल करेंगे अगर इतना आ गया तो उसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे अगर रूट 18 लिखा है तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 18 का कुछ इस तरह से करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 गम दे, तो देखिए 3 2 बार आया है तो 1 3 लिख लीजिए। अब देखिए किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे केवल 3 ही है और कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम ऐसे गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए 2 अकेला बचा है तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे रूट के अंदर 30 आ गया, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही 30 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अलग अलग है, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वैसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जो पीछे छूटा हुआ सवाल था उसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए पहले वाले सवाल में यहाँ पे था x बराबर रूट में 64, तो रूट में 64 ये कौन सी संख्या लिखा है, तो देखिए रूट में 64 8 के बराबर होता है, यानी कि रूट में 64 ये 8 ही तो लिखा है, तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, यानी कि ये सेंटीमीटर लिख लीजिए। देखिए यानी कि ये 10 सेंटीमीटर ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये सब सेंटीमीटर में, तो इसको आप सेंटीमीटर ऑटोमेटिक कर लीजिए अपने आप। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो इस दूसरे वाले प्रश्न में देखिए रूट में 225 आ रहा है, ठीक है ना, तो 225 किसके बराबर होता है, 15 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 15, और चूँकि ये सब सेंटीमीटर में है तो ये लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि
कि त्रिभुज जो है ऐसे उल्टा पुल्टा भी करके बना सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस भुजा की लंबाई दिया है, इस भुजा की, हमें इस भुजा की लंबाई पूछा है तो इसको x मान लेंगे। अब देखिए 90 अंश के साथ ये दोनों भुजा लगा हुआ है, तो सबसे पहले इनको आप लिखिए, x लिखिए, 9 लिखिए, लास्ट में इसको लिखिए 15। फिर आप वैसे ही हल करेंगे जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए बिल्कुल उसी तरह से बन गया, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल है, ये सवाल, इसमें आपको इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, आपको इस भुजा की लंबाई पूछा है, तो क्या आप लोग निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इस भुजा की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि इसमें देखिए 90 अंश का कोण कहीं बना ही नहीं है। तो जब 90 अंश का कोण नहीं बना है तो इस भुजा की लंबाई हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 90 अंश का कोण बना रहेगा तभी हम लोग लंबाई निकाल पाएंगे, उस तरह कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग इसको हल करके ज़रूर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। यहाँ पे ये सवाल है, इस भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, आपको इस भुजा की लंबाई बताना है, ठीक है। इस वीडियो को मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो गुणनखंड सिखाने के ऊपर पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी गुणनखंड करना सीख जाएगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने गुणनखंड सिखाने के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न लिया हुआ है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के गुणनखंड वाले सवाल में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना चाहते तो आप ये तीनों जरूर समझिएगा, क्योंकि मेरे 3 प्रश्न लेने का मतलब ये है कि मैंने इन तीनों में नया नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। यानी कि इन तीनों को मिला करके ही आप गुणनखंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीख पाएंगे, और आपसे थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं समझेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये पहला क्वेश्चन है 4x² + 5x - 6, ठीक है। तो आपको ऐसे ही गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सवाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा, जो शुरू में संख्या दिया रहता है और जो अंतिम में संख्या दिया रहता है, सबसे पहले आपको इन दोनों का गुणा करना रहता है, ठीक है। तो 4 और 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 × 6 = 24। तो मैं यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी कि गुणनखंड वाले सवाल में सबसे पहले आपको यही काम करना रहेगा, शुरू वाले संख्या का अंतिम वाले संख्या में गुणा करना रहेगा। तो मैंने गुणा करके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब गुणा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको 2 संख्या खोजना है, ठीक है ना। अब कैसी 2 संख्या खोजना है इसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए मैंने गुणा करके 24 लिख लिया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है कि अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं तो ये बीच वाला 5 आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अब ध्यान से समझिए, अगर अंतिम संख्या के पहले, देखिए ये अंतिम संख्या के पहले जो ये चिन्ह है ना, ये बहुत मायने रखता है। अंतिम संख्या के पहले अगर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटा करके ये बीच वाला 5 लाना रहेगा। अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ये बीच वाला लाना रहेगा, ठीक है ना। इतना आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस का मतलब घटाना होता है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है कि अगर आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो 5 आ जाए। तो वो दोनों संख्या खोजिए ज़रा। तो देखिए आपको दोनों संख्या खोजने के लिए आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 24 किस किस पहाड़े में आता है। तो देखिए 24 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 × 6 = 24 होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 4 और 6 लिख लेता हूँ। देखिए 4 और 6 का गुणा करने पर 24 तो आ जाता है। अब इनको घटा करके देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं। तो घटाने के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि जिन दोनों संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 4 और 6 तो नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और उनको घटाएं तो 5 आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पर 24 तो आ रहा है, लेकिन घटाने पर 5 नहीं आ रहा है। तो अब हम दूसरा संख्या खोजेंगे। तो अब देखिए 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 × 3 = 24, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पे 8 और 3 लिख लेता हूँ। तो देखिए 8 और 3 का गुणा करने पर 24 तो आ जाता है। इनको घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा 5। यानी कि जिन दोनों संख्या को हम खोज रहे थे वे दोनों संख्या 8 और 3 है, क्योंकि 8 और 3 का गुणा करने पर 24 भी आ जाता है, इनको घटाने पर 5 भी आ जाता है। तो हमने वो दोनों संख्या खोज लिया। तो आपको दोनों संख्या हर एक गुणनखंड वाले सवाल में खोजना रहेगा, ऐसे ही दो संख्या खोजना रहेगा। जैसे इस वाले सवाल में दोनों संख्या 8 और 3 है, तो दोनों संख्या खोजने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा वो आप ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों संख्या को 4 बार लिखिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 4 बार लिखता हूँ। 8 3 एक बार हो गया, 8 3 2 बार हो गया, 8 3 3 बार हो गया, 8 3 4 बार हो गया। 4 बार लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप क्या करिए दोनों में प्लस प्लस लगा दीजिए, दोनों में प्लस प्लस, और यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहले में माइनस दूसरे में पहले में प्लस दूसरे में माइनस लगा देंगे। अब पहले में माइनस और दूसरे में प्लस, ठीक है ना। इतना हम करेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इतना कर लेने के बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए +8 + 3 कितना आता है, ये आपका आ जाता है +11। -8 - 3 कितना आता है, -11 आ जाता है, ठीक है। +8 - 3 कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा +5। -8 + 3 कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा -5, ठीक है। अब इसके बाद ये हल कैसे हो गया, इसके बाद इतना कैसे आया, ये मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अगर प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। प्लस माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं। दोनों संख्याओं को घटाने का मतलब है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। माइनस प्लस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रूल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें प्लस प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं, तो 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया और बड़ी संख्या 8 है, इसके पहले प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। माइनस माइनस का चिन्ह है तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 8 3 11 आ गया। 8 बड़ी है तो इसके पहले माइनस है तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए प्लस माइनस का चिन्ह है तो घटाते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 8 में से 3 घटा 5 आ गया और 8 बड़ा है, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आपको बीच वाला जो संख्या है ना, अब इसके पहले देखिए प्लस है, अब आपको ये चिन्ह सही से देखना है। तो ये +5 है ना, तो अब देखिए +5 है ना, तो +5 इसमें इन चारों में कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा +5। तो देखिए +5 यहाँ पे है, यानी कि बीच वाला चिन्ह सहित इन चारों में से हमेशा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो +5 यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस गुणनखंड को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो आप ध्यान से समझिए। तो पहला वाला ये 4x², तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे और जो यहाँ पे अंतिम है इसको अंतिम में लिख लेंगे। बीच में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बीच में हम यही लिखेंगे, बस हम यहाँ पे x बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें x है, तो यही वाला उठा करके दोनों बीच में रख दीजिए। तो ये मैं बीच में लिखता हूँ क्या, +8x और ये हो जाएगा -3x, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो ये पहला बॉक्स बन गया, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इनका विस्तार रूप लिखेंगे। अब विस्तार रूप क्या होता है तो ये आप समझ के चलिएगा। देखिए यहाँ पर विस्तार रूप समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, x पर 2 घात का मतलब होता है कि x का हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। x पर 3 घात का मतलब होता है कि हम x का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले वाले बॉक्स पर फोकस करिए, यहाँ पे 4 है तो हम 4 का क्या कर देंगे, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये जो 2 है ना, 4 के नीचे लिख दीजिए, लेकिन गुणा करके लिखिएगा, गुणा। x पर 2 घात का मतलब मैंने अभी बता दिया कि x का हम 2 बार गुणा करते हैं। तो पहले वाले बॉक्स का ये विस्तार रूप हो गया, तो इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले वाले बॉक्स के बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब दूसरे वाले बॉक्स पर फोकस करिए, तो देखिए इसमें 8 है और x है, तो जो 8 संख्या है ना, तो संख्या का इस तरह से कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 देखिए 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसमें x है तो x भी लगा देंगे, यानी 8x का विस्तार रूप ये हो गया। इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीसरे बॉक्स के पहले माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए। अब 3x है तीसरे वाले बॉक्स में, तो 3 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे।
तो 3 एकम 3, ये 3 का 3 ही रहेगा, तो ये मैंने 3 लिखा, गुणे x है तो x लिख दिया। इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब चौथे बॉक्स में 6 है तो 6 का भी अब आज गुणनखंड करिए तो 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। इसमें x नहीं है तो इसमें x अपने मन से बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा, तो देखिए अब पहले वाले बॉक्स और दूसरे वाले बॉक्स में हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब कॉमन क्या होता है तो इसे आप ध्यान से समझिए, जो इन दोनों में होता है ना वही कॉमन होता है, और कॉमन को हमेशा हम इस कोष्टक वाले के बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 2 है तो मैं 2 पर निशान लगा देता हूँ, इस पर भी निशान, इन दोनों में 2 है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें देखिए x है, अब इसमें x नहीं है, नहीं तो इस पर भी निशान लगा देते हैं। यानी कि इन दोनों बॉक्स में क्या क्या है, 2 x इस वाले बॉक्स में है, 2 x इस वाले बॉक्स में है, यानी कि 2 x वही कॉमन हो गया, और कॉमन को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो 2 x को हम कोष्टक के बाहर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन गुणा करके लिखेंगे, तो गुणा कर लीजिए, तो 2 x का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और x, ये हो जाएगा 4x, यानी कि 4x इसमें देखिए निशान वाला बाहर आ गया। यानी कि बस आप इतना समझिए ना कि यहाँ से 2 x बाहर आ गया, यहाँ से आ गया 2 x बाहर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में इस पर निशान नहीं है तो इसको अंदर लिखे कोष्टक के, प्लस है तो प्लस लिखिए, और यहाँ पर देखिए इस पर निशान नहीं है तो इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस पर निशान है वो कोष्टक के बाहर आ गया, कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पे यही तो बचेगा और यहाँ पे यही तो बचेगा, तो वो हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं अगले पर। अब समझिए कि इन दोनों का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स के बाद माइनस का चिन्ह है तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे दूसरा कोष्टक बनाइए। अब इस दूसरे कोष्टक में बिल्कुल यही वाला उतार दीजिए, ठीक ना। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप उतना करेंगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला चीज़ उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस कोष्टक के बाहर यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे यहाँ पे कोष्टक के बाहर 4x है तो 4x आया कहाँ से, इन दोनों पर जो निशान है वही तो आया है बाहर। तो देखिए इसमें 2 x पर निशान है तो यहाँ से 4x बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी 4x है तो इसका मतलब 4x इसमें भी, इसमें भी, इसका मतलब 2 बार यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से एक ही बार आएगा, यहाँ से समझिए कि दोनों को मिला करके यहाँ पे एक ही बार आएगा, ठीक ना। तो वैसे ही अब इन दोनों में जो रहेगा वही बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो केवल इन दोनों में से केवल एक ही 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए कोष्टक के बाहर यहाँ पर 4x है, इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे -3 है, तो कोष्टक के बाहर वाले को हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। तो ये बाहर है तो इसको लिखा, ये बाहर क्या है -3, तो ये मैं -3 लिख लेता हूँ। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, बिल्कुल यही वाला, ये वाला कोष्टक वाला लिख देंगे, x + 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इसी सवाल को मैंने हल किया तो इतना आंसर आ रहा है, लेकिन इसी सवाल को कई लोग हल करेंगे ना तो उनका आंसर ये भी आ सकता है, x + 2 और 4x - 3, और ये भी सही है आंसर, ये भी सही है आंसर। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस दूसरे वाले आंसर में x + 2 बाद में, पहले वाले में बाद में है, लेकिन इसमें पहले हो गया, और इसमें ये पहले ये बाद में चला गया, ठीक है ना। यानी कि ये बदल सकता है, दोनों ही आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग पहले वाले क्वेश्चन को समझ करके यहाँ से भाग गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे गलती ज़रूर होगा, ज़रूर सवाल लगाने में गलती होगा, क्योंकि इसमें आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जो मैं तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें भी आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगर उस तरह का सवाल आ गया तो गलती कन्फर्म होगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों को समझिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस वाले सवाल में क्या है, जैसे पहले वाले सवाल में यहाँ पे कोई संख्या था लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा, अंतिम संख्या का गुणा शुरू वाले संख्या में करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो बस आप इतना दिमाग में रखिए कि जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहता है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 36 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने गुणा करके यहाँ पे 36 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है कि अगर हम लोग उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 36 आ जाए, और उनको घटाएं तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए वो दोनों संख्या 12 और 3 है, 12 3 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 3 36, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 भी आ जाएगा, यानी कि वे दोनों संख्या 12 और 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 4 बार लिखेंगे
और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर माइनस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर एक में प्लस एक में माइनस, फिर एक में माइनस और एक में प्लस। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +15, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -15, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा +9, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पर चिन्ह सहित देखेंगे, तो ये चिन्ह सहित है कितना, +9 है, ठीक है। तो इन चारों में +9 कहीं ना कहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पे आया है +9। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें x लगा देंगे, ठीक है ना। इसी को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, तो देखिए मैंने बीच में लिखा है +12x - 3x, मैंने बीच में लिख दिया और पहले और लास्ट वाले को वैसे ही उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका विस्तार रूप लिखेंगे, तो मैंने विस्तार रूप लिख लिया है। यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो 2 2 3 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं सबसे पहले इन दोनों बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर x है, इसमें भी x है, इसमें x है, इसमें अब x नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोष्टक बनाएंगे। कोष्टक के बाहर क्या रहेगा, जो निशान वाला है, तो पहले वाले बॉक्स में x पर निशान है, तो यही वाला x आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप इतना समझिए कि यहाँ से भी x आ गया, यहाँ से भी x आ गया। तो यहाँ पहले वाले बॉक्स में x पर निशान नहीं है, तो ये अंदर रहेगा, प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ पर देखिए इन तीनों पर निशान नहीं है, मतलब इनका गुणा करके अंदर लिखेंगे ना, तो गुणा करिए तो 2 दूना 4 3 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ गया। इन दोनों कोष्टक का काम खत्म हो गया। इन दोनों के बाद माइनस का चिन्ह है, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर दूसरा कोष्टक बनाइए। अब इस कोष्टक में आप यहाँ से मिलाइए नहीं, बिल्कुल यही वाला उतार दीजिए, ठीक ना। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन लेने के लिए, बिल्कुल वैसे ही लीजिएगा, आपसे हर एक सवाल होगा, ठीक है। अब देखिए इस कोष्टक के बाहर x है, तो इस कोष्टक के बाहर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, वो क्या रहेगा, जो इन दोनों में है। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसका मतलब क्या कि देखिए यही वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, और समझिए यहाँ से भी 3 आ गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे हम लिख देते हैं निशान वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कोष्टक के बाहर x है और यहाँ पे कोष्टक के बाहर -3 है, तो कोष्टक के बाहर वाला हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, दूसरे कोष्टक में बिल्कुल यही वाला लिख लेंगे x + 12। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए आप लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन में भी अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसको आप लोग हल जरूर करिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ। तो देखिए इसको समझाने के लिए 6 और 5 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह से दोनों संख्या खोजेंगे और इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे कॉमन लेने में आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप कैसे कॉमन लेंगे, देखिए पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है। तो पहले वाले बॉक्स में 2 दिखा, इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें देखिए x है, इसमें भी देखिए x है, इसमें x है, अब इसमें दूसरा x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोष्टक लिखेंगे। कोष्टक के बाहर क्या रहेगा, जो निशान वाला है, तो पहले वाले बॉक्स में दो x पर निशान है, इसमें भी 2x पर निशान है, तो किसी एक से 2x उठा लीजिए, ये बाहर आ जाएगा। तो समझिए यहाँ से भी आ गया बाहर, यहाँ से भी बाहर आ गया। तो पहले वाले बॉक्स में किस पर निशान है, 3 और x पर निशान है, तो 3x यहाँ पे आ गया, प्लस है, प्लस लिखिए। इस पर देखिए 5 पर निशान नहीं है, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का काम खत्म। इसके बाद माइनस है, तो माइनस लिखिए, फिर यहाँ पे अगला कोष्टक बनाइए और बिल्कुल यही वाला यहाँ पे लिख दिए 3x + 5। अब इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, वो क्या रहेगा, जो इन दोनों में निशान लगेगा, जो इन दोनों में कॉमन रहेगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या होता है, इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर मिलेगा, यानी कि इन दोनों में आपको निशान ऐसे लगाएंगे ना, तो इसमें और इसमें निशान हमेशा लगेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इन दोनों में क्या होगा कि कभी कभी इन दोनों में कॉमन नहीं मिलता है, यानी इन दोनों में कभी कभी निशान मिलता ही नहीं है। जैसे देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है नहीं। तो वहाँ इस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, हम यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, केवल 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर 2x है, यहाँ पर -1 है, तो 2x - 1, यानी कोष्टक के बाहर वाला अंदर लिख लिया हमने कोष्टक के, और दूसरे कोष्टक में बिल्कुल ये वाला लिख देंगे 3x + 5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल का आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो मेरे कहने पर केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं आपको गुणनखंड सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को देखने के बाद गुणनखंड करने वाले जितने भी सवाल होते हैं आप उन सभी को हल कर लेंगे। अगर आप गुणनखंड अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।
अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। जो लोग सच में गुणनखंड सीखना चाहते हैं केवल वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए या फिर आपसे कहा जाएगा गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहला काम आपको क्या करना रहता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या दिया रहता है इसका गुणा आपको अंतिम संख्या में करना रहता है। सबसे पहला काम तो यही होता है। तो 3 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 का 8 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 24, ठीक है ना, यहाँ पे 24। तो सबसे पहले आपको गुणा कर लेना है। अब गुणा करने के बाद आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को घटाने पर ये बीच वाला 10 आना चाहिए। अंतिम संख्या के पहले अगर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटा करके 10 लाना रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ करके 10 लाना रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे इस चिन्ह को भूल जाइए, माइनस प्लस, केवल ये लाना रहेगा एक्स के पहले वाला, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो यहाँ पे आएगा फिर आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो इतना ही आना चाहिए गुणा करने पर। फिर उन दोनों संख्याओं को घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग उन दोनों संख्याओं को खोजिए। तो कैसे खोजेंगे, देखिए 8 हो गया, 3 हो गया, इन दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें तो 10 चाहिए। तो अब हम लोग दूसरा संख्या खोजेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 12 और 2, 12 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हम लोग जिन दोनों संख्याओं को खोज रहे थे वे दोनों संख्या 12 और 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उन दोनों संख्याओं को खोज लेना है। तो हमने 12 और 2 उन दोनों संख्याओं को खोज लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे 12 और 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके पहले प्लस प्लस का चिन्ह लगाइए और इसको हल करिए। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा +14, ठीक है। तो आपको इन दोनों संख्याओं को लेकर के इनके पहले अलग अलग प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से चिन्ह लगा करके हल करना है। और हल करके यहाँ पे जो है ना आपको -10 लाना है। मतलब यहाँ पे जो संख्या रहेगा अब आपको ये चिन्ह सहित यहाँ पे लाना रहेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे -10 है तो हमें इन दोनों को हल करके यहाँ पे -10 लाना रहेगा। अगर यहाँ पे +10 रहता तो हमें यहाँ पे +10 लाना रहता, ठीक है। तो 12 2 हमने चेक किया तो +14 आ रहा है, लेकिन हमें तो -10 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 2 लिखिए। अब हम माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -14, लेकिन हमें तो -10 चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 12 2 लिखिए। अब आप प्लस और माइनस लगाइए। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाता है +14, ठीक है। यहाँ पे +14 नहीं आएगा, +10 आएगा, लेकिन हमें तो -10 चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 2 लिखिए। अब माइनस प्लस का चिन्ह लीजिए। तो जब आप इसको हल करेंगे ना तो इसको हल करने पर आपका आएगा -10। अब आप देख सकते हैं हमें -10 चाहिए था और -10 आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से चेक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 प्रकार से चेक किया है। तो हो सकता है कि दूसरे सवाल में जब आप ऐसे निकालें तो हो सकता है दूसरे स्टेप में भी यहाँ आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, पहले स्टेप में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 4 बार चेक कर लेना है, केवल 4 ही बार चेक करना रहता है। एक बार प्लस प्लस, एक बार माइनस माइनस, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर आपको ये हल करने का तरीका नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दोनों संख्या खोज लेना है। खोजने के बाद ऐसे हल करके ये बीच वाला लाना है। तो देखिए -10 आ चुका है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। अब किस प्रकार से यूज करेंगे वो आप लोग समझिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला जो पद है इसको उतार लेंगे, पहला पद ये रहा, ये अंतिम पद उतार लेंगे, ठीक है। बीच में जो है ना हम लोग ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे -10 आया है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों के बाद x लगा देंगे, यहाँ पे x लगाइए, यहाँ पे x। अब ये सेम उतार करके यहाँ पे लिखिए, -12x हो जाएगा +2x, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद। तो इस तरह से करेंगे तो 4 पद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चारों पदों का विस्तार रूप लिखना है।
तो अब ये विस्तार रूप कैसे लिखेंगे वो भी आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले 3x² का विस्तार रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे 3x² हो गया, इसका आप लोग विस्तार रूप लिखिए, ठीक है। तो इसमें जो संख्या रहता है ना उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 3 एकम 3, तो 3 का 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 लिखिए। फिर गुणा, x पर 2 घात है तो x का 2 बार गुणा करिए। अगर x पर 3 घात रहता तो x का 3 बार गुणा करेंगे। तो 3x² का विस्तार रूप ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 12x का विस्तार रूप लिखिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12x बराबर, अब देखिए इसमें संख्या 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए, मतलब जो संख्या मिल जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 12 का करेंगे तो 2 छके 12, मतलब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो इन सब का गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, इन सब का गुणा कर लेना है। इन सब का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए गुणा x, ठीक है। तो 12x का विस्तार रूप ये हो गया। अब इसी तरीके से 2x का विस्तार रूप लिखिए। तो 2x का विस्तार रूप हो जाएगा, 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही रहेगा, इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब 8 का विस्तार रूप लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना चौथा पद, तो 8 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, इस तरह से कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, इन सब का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो हमने चारों पदों का विस्तार रूप लिख लिया। तो आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा, मतलब कि इन सब में जो संख्या रहेगा उसका आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² की जगह पे हम ये लिख देंगे विस्तार वाला रूप। तो ये हो जाएगा 3 गुणा x, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 12x की जगह पे ये लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x, प्लस है प्लस लिखिए। यहाँ पे 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 गुणा x, ठीक है। यहाँ माइनस है माइनस लिखिए। अब 8 है तो 8 की जगह पे ये लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। अब आपको पहले और दूसरे में से कॉमन लेना रहता है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो इन दोनों में क्या क्या है, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है। इसमें x है, इसमें x है, तो x भी कॉमन है। अब इसके अलावा इन दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो 3 और x कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होता है ना वही कोष्टक के बाहर होता है। तो 3 गुणा x कॉमन है, तो 3x, इनका गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो ये कोष्टक के बाहर हो जाएगा। मतलब जो कॉमन होता है वो कोष्टक के बाहर होता है। अब यहाँ पे x है तो x लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए। 2 गुणा 2 ये कॉमन नहीं था, तो 2 गुणा 2 बचा है, तो मतलब कि 4 बचा है, ठीक है। तो अब तो इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों की जगह हमने ये लिख दिया। अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 2 के अलावा कोई इन दोनों में नहीं है, तो चूंकि इन दोनों का काम खत्म हो गया है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और आपको पता है जो कॉमन होता है वो कोष्टक के बाहर होता है, तो हमने कोष्टक के बाहर कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया रहता है ना सेम यहाँ पे उतार लेना है। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ हल करने का तरीका, अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो गुणनखंड वाला जितना भी सवाल होता है वो सब आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो तरीका है ये नया तरीका है, लेकिन बिल्कुल सही तरीका है और एकदम आसान तरीका है। तो आप लोग इसी तरह से हल करिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में है ना इसको आप लिख लीजिए x-4, और दूसरे कोष्टक में आप लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x और इसको लिखेंगे चिन्ह सहित +2। तो ये जो हो गया ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है, 3x + 2 को आप पहले लिख लीजिए 3x + 2, और इस वाले को जो है यहाँ पे लिखिए x-4, तो ये भी आंसर सही है। मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी, दोनों आंसर सही है। अब देखिए ये पहला वाला कैसे आया था, यहाँ पे जो कोष्टक है हमने कोष्टक में जो दिया उसको हमने सबसे पहले लिखा, फिर 3x + 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है। और ये कैसे आया, सबसे पहले हमने 3x + 2 ये वाला लिखा, फिर कोष्टक वाला लिखा, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर सही है। अब देखिए बहुत बच्चे एक जगह गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, देखिए इस आंसर को जो है ना वो लोग इस तरह से लिखेंगे x-4 और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2, इनके बीच में या तो प्लस लगा देते हैं या तो माइनस। ये तरीका गलत है। यहाँ पे इन दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस या माइनस लगाने से ये गलत हो जाएगा। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना तो ये लिखेंगे x-4 और 3x + 2, वो कोष्टक ही नहीं लगाएंगे, तो ये भी तरीका गलत है। तो ये तरीका सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर।
यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पहला पद है, ये जो दूसरा पद है, इन दोनों पद में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे इसमें जो रहेगा इसमें भी रहेगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर कोई संख्या दोनों में नहीं है तो x तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पहले और दूसरे वाले में कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों वाले में कभी कभी कॉमन नहीं मिलता है। जैसे इसमें 2 मिल गया लेकिन कभी कभी कुछ नहीं मिलता। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इस सवाल में जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणा x है और यहाँ पे +2 है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। चूँकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। मतलब यहाँ माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो आया रहेगा यही वाला उठा के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे। चूँकि माइनस प्लस है, इसको भी समझ लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, गलती नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 9 18 हो गया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें 18 आ जाए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो वो दोनों संख्या क्या होगा, वो दोनों संख्या 6 और 3 होगा। देखिए 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा और 6 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमने दोनों संख्या खोज लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले चिन्ह लगा करके हल करेंगे। तो सबसे पहले प्लस प्लस लगाएंगे, कितना आ जाएगा, +9। लेकिन हमें तो -9 चाहिए, तो 6 और 3 लिखिए, माइनस माइनस का चिन्ह लगाइए, कितना आ जाएगा, -9। अब देखिए -9 आ गया है, तो हम इसके बाद x लगा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने सभी का विस्तार रूप लिखा, फिर इस तरह से किया, फिर ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ आ जाएगा।